नमस्कार, स्वागत है आपका स्वयं कोर्स में जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण और उसके सतत प्रबंधन। मेरा नाम है प्रेरणा मेहता और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जीडी रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भिलाई, छत्तीसगढ़ में। आज के प्रख्यान का नाम है प्रदूषण का नियंत्रण और नियंत्रण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप लोग ने ये शब्द सुने हैं? एनवायरनमेंट, वातावरण, पॉल्यूशन, प्रदूषण, निवारण और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। बस आज हम इन्हीं शब्दों का परिचय आपसे कराना चाहते हैं इस स्वयं कोर्स के माध्यम से। पर्यावरण का अर्थ होता है सभी जीवों, पौधों, जलवायु, मिट्टी और गैर जीवित प्राणियों के साथियों के संपर्क में रहने वाले सभी साकार और निराकार परिस्थितियाँ। प्रदूषण की परिभाषा: प्रदूषण वातावरण में हानिकारक पदार्थों या कंटामिनेंट का प्रवेश होता है जो वायु, जल या मृदा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण, इसमें वायु प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, परिवहन और जीवाश्म ईंधन के जलने से, जल प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, कृषि और अनुचित अपशिष्ट निपटान से, और मृदा प्रदूषण रसायनों और अपशिष्ट से शामिल हैं। प्रभावों में मानव स्वास्थ्य, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और मिट्टी की उर्वरता, जैव विविधता और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। पर्यावरण और प्रदूषण के संबंध में, प्रदूषण हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है। इसलिए अनियंत्रित प्रदूषण से बचने और नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। नियंत्रण के बिना प्रदूषण विस्तार और क्षति को बढ़ा सकता है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों को समझना और लागू करना मानव स्वास्थ्य की रक्षा, पारिस्थितिक संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार प्रदूषण के नियंत्रण में हमारे योगदान से हम सकारात्मक और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण में सहयोग करने से हम स्वस्थ और सुरक्षित समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मानव अपने काम के लिए, अपने यूटिलाइजेशन के लिए कितने प्रकार के प्रदूषण को फैला रहा है, जो धरती को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहा है। प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रक्रियाओं, परिवहन और कृषि जैसी मानव गतिविधियों से निकलने वाले हानिकारक गैसों, कणों और अन्य प्रदूषकों से वातावरण का प्रदूषण। जल प्रदूषण, रासायनिक सीवेज और प्लास्टिक्स जैसे प्रदूषकों द्वारा नदियों, झीलों और समुद्रों का प्रदूषण, जो जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। मृदा प्रदूषण, विषाक्त पदार्थों, भारी धातुओं, कीटनाशकों और अन्य प्रदूषकों द्वारा मृदा का प्रदूषण, जो मृदा की दुर्बलता, पौष्टिकता की हानि और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालता है। ध्वनि प्रदूषण, यातायात, औद्योगिक, मशीनरी और शहरी गतिविधियों से आवाज़ के अत्यधिक और विघटनकारी स्तर, जो तनाव, सुनने की हानि और जैविक जीवन को अशांति का कारण बनाता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं: एयर, लैंड, नॉइस, वाटर एंड लाइट। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो वायुमंडल में कई खतरनाक या विषाणुमय तत्वों की मौजूदगी के कारण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है और प्राकृतिक परिस्थितियों को भी प्रभावित कर सकता है। नियंत्रित कार्रवाई और सकारात्मक कदमों से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जैसे जल्दी सुलझाने का कार्यक्रम, परिवहन के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग और जलवायु परिवर्तन के लिए सकारात्मक प्रयास। वायु प्रदूषण कहाँ से आता है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण गाड़ी, कारखानों, उद्योगों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न उदासीन पदार्थों का वायुमंडल में छोड़ दिया जाना होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और उदासीन जैसे विषाणुमय पदार्थों का एक मिश्रण होता है, जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है जब धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा
वायुमंडल में मौजूद होती हैं और यह वायुमंडल की गुणवत्ता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। यह उदाहरण है क्योंकि धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद होने पर दुष्प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मानव जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना हमारा तकनीक बढ़ता जा रहा है, उतना हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें जल संसाधनों के प्रदूषक सामग्रियों या पैशाबिक मानव गतिविधियों के कारण पानी की गुणवत्ता में कमी आती है और इसका संभावित प्रभाव सेहत, पर्यावरण और जल संसाधनों पर होता है। जल प्रदूषण हमारे पर्यावरण की एक बड़ी समस्या है जिसके कारण विषाणु, कीटाणु, धातु, केमिकल आदि पानी में मिल जाते हैं। पानी प्रदूषित होता है। इससे पानी की गुणवत्ता गिर सकती है और अस्वास्थ्य, पर्यावरण संकट और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सकारात्मक पहलू, सामाजिक जागरूकता, कानूनी कदम और साथ ही जल संरक्षण की ज़रूरत है। नए तकनीकी उपायों का भी उपयोग करना ज़रूरी है ताकि हम स्वच्छ और सुरक्षित जल व्यवस्था कर सकें। जल प्रदूषण उस स्थिति को कहते हैं जब जल में विभिन्न प्रकार के विषाणु, कीटाणु, केमिकल या अन्य जल प्रदूषक सामग्री के कारण जल की गुणवत्ता कम हो जाती है और जल का उपयोग स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है। एक उदाहरण मान लें कि एक औद्योगिक क्षेत्र जहां निर्मित कारखानों से बहुत सारा अपशिष्ट पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। यह अपशिष्ट पानी में धातु और केमिकलों का मिश्रण हो सकता है जो नदी को प्रदूषित कर देता है और नदी के जल जीवन को हानि पहुंचाता है। इसे नज़रअंदाज किया जाने पर समुदाय के लोगों को स्वच्छ पीने के पानी की समस्या हो सकती है और स्थानीय पानी संसाधन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण वह स्थिति कहा जाता है जिसमें मिट्टी में विभिन्न प्रकार के आवांशिक, रासायनिक और फिजिकल पदार्थों के स्रोतों से उत्पन्न की जाने वाली प्रदूषण सामग्रियों के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। मृदा प्रदूषण के मुख्य वजह शामिल जैसे कि उर्वरक, केमिकल्स, कीटनाशक और प्लास्टिक जो किसानी गतिविधियों, औद्योगिक कार्यों और अन्य विभिन्न स्रोतों से भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। एक उदाहरण मान लें कि एक क्षेत्र में अधिक मात्रा में कीटनाशकों का एक्सेस हो रहा है जो किसानों द्वारा खेतों में छिड़के जा रहे हैं। इससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है जिससे फसलों की उपज और समुदाय के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज से, पेस्टिसाइड्स से और घरों से कितने केमिकल्स हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं और वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण को वह स्थिति कहा जाता है जिसमें वातावरण में असाधारण रूप से उच्च स्तर की ध्वनि पैदा की जाती है जो समुद्र, हवा और पृथ्वी के पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत शामिल हैं जैसे कि उद्योग, यातायात जैसे वाहनों का शोर, मशीनरी, नागरिकों की गतिविधियां जो आवाज़ पैदा करती हैं। और इस पिक्चर में हम यही देख रहे हैं, ट्रेन, बस, लाउडस्पीकर, कार, इन सब के हॉर्न से कितनी ध्वनि प्रदूषण बढ़ रही है। एक उदाहरण मान लें कि एक बड़े शहर में यातायात का शोर का स्तर इतना उच्च है कि यह सामान्य रहने की सीमा से ऊपर जा रहा है और लोगों को प्रदूषित कर रहा है। इससे सुनने से असुविधा होती है और यह स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव। बढ़ता तापमान। पिघलती बर्फ की टोपियों या ग्लेशियर बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। गर्म तरंगें। अधिक लगातार और गंभीर ताप लहरें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव आबादी दोनों को प्रभावित करती है। समुद्र तल से वृद्धि। तटीय कटाव। समुद्र का उच्च स्तर तटीय कटाव को बढ़ाता है तथा तटीय आवासों को खतरा पैदा करता है। बाढ़। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अधिक रहता है जिससे आवास नष्ट हो सकते हैं तथा मानव समुदाय विस्थापित हो सकता है। चरम मौसम घटनाएं। तूफान और चक्रवात। अधिक तापमान के कारण अधिक तीव्र एवं लगातार तूफान और चक्रवात आ सकते हैं।
सूखा और जंगली आग, बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ता है और वन्य आग की घटनाएं बढ़ाती हैं। महासागर अम्लीकरण, CO2 के स्तर में वृद्धि से महासागरों में अम्लता बढ़ती है, जो समुद्री जीवन, विशेषकर कैल्शियम कार्बोनेट कवच और कंकाल वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन और हृदय रोग, वायु प्रदूषण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी बीमारियों को बढ़ा देता है। जल जनित रोग, दूषित जल आपूर्ति से हैजा और पैचिस जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। विषाक्त जोखिम, रसायनों और भारी धातुओं के संपर्क में आने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार और विकास संबंधी समस्याएं शामिल हैं। आर्थिक प्रभाव, कृषि, तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन से फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य असुरक्षा और कीमतें बढ़ सकती हैं। बुनियादी ढांचों की क्षति, तूफान और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं बुनियादी ढांचों को व्यापक क्षति पहुंचा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप महंगी मरम्मत और पुनर्निर्माण प्रयासों की आवश्यकता पड़ सकती है। ऊर्जा लागत, गर्म जलवायु में शीतलन की बढ़ती मांग से ऊर्जा संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है और लागत बढ़ सकती है। विस्थापना और प्रवास, जलवायु शरणार्थी, समुद्र का बढ़ता स्तर, चरम मौसम और अन्य जलवायु प्रभाव लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे जलवायु शरणार्थी पैदा हो सकते हैं। शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते प्रवास से शहर के संसाधनों और बुनियादी ढांचों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे भीड़भाड़ और गरीबी बढ़ सकती है। जीवन स्तर, रहने की स्थिति, प्रदूषण के कारण जीवन की परिस्थितियां खराब हो सकती हैं तथा खराब वायु और जल गुणवत्ता के कारण क्षेत्र रहने का योग्य नहीं रह जाते। मनोरंजनात्मक हानियाँ, प्रदूषण प्राकृतिक क्षेत्रों को मनोरंजन के लिए असुरक्षित बना सकता है, जिससे बाहरी गतिविधियों के अवसर कम हो सकते हैं। शमन और अनुकूलन रणनीतियाँ, शमन, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, वन रोपण तथा कार्बन संग्रहण एवं भंडारण के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापन। अनुकूलन, बुनियादी ढांचों में सुधार, आपदा तैयारी और पारिस्थितिक तंत्र आधिकारिक दृष्टिकोण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाना। वनों की कटाई, प्रदूषण और संसाधनों की कमी के प्रभावों को कम करने के लिए टिकाऊ भूमि और जल प्रबंधन प्रथाएं। संसाधन का शरण, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन शरण से तात्पर्य सीमित प्राकृतिक संसाधनों जैसे मीठे पानी, वन, खनिज और जीवाश्म ईंधन का उस दर से उपयोग है जो उनके पुनर्जनन का या प्रतिस्थापन से अधिक है। संसाधनों के प्रकार, नवीकरणीय संसाधन जैसे मीठे पानी, वन को समय के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज सीमित हैं और निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। हमारे अत्यधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का उनकी प्राकृतिक पुनर्जनन दर से अधिक असंवहनीय दोहन हो रहा है। वनों की कटाई, कृषि, लकड़ी और शहरी विस्तार के लिए वनों साफ करने से जैव विविधता, कार्बन पृथक्करण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कम हो जाती हैं। खनन और निष्कर्षण, निर्माण, विनिर्माण और ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिजों और धातुओं के निष्कर्षण से भूवैज्ञानिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरणीय क्षरण होता है। जीवाश्म ईंधन की खपत, ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने से ग्रीन हाउस गैसें और प्रदूषक निकलते हैं जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से योगदान करते हैं। संसाधनों की कमी के प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभावों, अस्थिर संसाधन निष्कर्षण और भूमि का उपयोग प्रथाओं के कारण आवास निवास, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण और जैव विविधता की हानि। आर्थिक प्रभाव, संसाधनों की कीमतों में अस्थिरता, संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण निष्कर्षण की लागत में वृद्धि
तथा आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भरता। सामाजिक प्रभाव, खनन और वनों की कटाई के कारण समुदायों का विस्थापन, संसाधनों तक पहुँच को लेकर संघर्ष तथा आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। महासागर स्वास्थ्य, महासागरों का महत्व, महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने, जैव विविधता का सहारा देने तथा अरबों लोगों के लिए संसाधन और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, विविध समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव, समुद्री घास की क्यारियाँ और गहरे समुद्र के आवास शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय प्रजातियाँ और पारिस्थितिकी कार्य होते हैं। महासागर के स्वास्थ्य के लिए खतरा, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के तापमान में वृद्धि, महासागरीय अम्लीकरण और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्री आवासों में परिवर्तन हो रहा है। प्रवाल भित्तियों को खतरा हो रहा है और समुद्री प्रजातियों के वितरण पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण, प्लास्टिक, रसायन, तेल, रिसाव और कृषि अपवाह से होने वाली समुद्री प्रदूषण जल की गुणवत्ता को खराब करता है, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अत्यधिक मछली पकड़ना, अस्थिर मछली पकड़ने की प्रथाएं, अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियां और पकड़ मछली के भंडार को खतरा पहुंचाती हैं, समुद्री खाद्य जाल को बाधित करती है और मत्स्य पालन की दीर्घकालिका व्यवहार्यता को कमज़ोर करती है। तटीय विकास, शहरीकरण, तटीय बुनियादी ढांचे को विकास और आवास की क्षति तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है, अवसादन को बढ़ाती है और पोषक तत्व प्रदूषण में योगदान देती है। महासागर स्वास्थ्य में गिरावट के प्रभाव, जैव विविधता हानि, समुद्री प्रजातियों की विविधता में कमी, प्रवाल भित्तियों और तटीय आवासों का नुकसान तथा समुद्री स्तनधारियों, कछुओं और मछली प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा। आर्थिक परिणाम, मछली उत्पादकता में गिरावट, क्षीण प्रवाल भित्तियों से पर्यटन राजस्व की हानि तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की लागत में वृद्धि। जलवायु विनियम, समुद्री कार्बन संचयन में व्यवधान, वैश्विक जलवायु पैटर्न को नियंत्रित करने वाली समुद्री धाराओं का कमज़ोर होना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में वृद्धि। प्रदूषण के कारण, औद्योगिक गतिविधियां, कारखानों, विद्युत प्लांट्स और विनिर्माण प्रक्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्टों को हवा, जल और मृदा को छोड़ने का कारण। परिवहन, वाहनों द्वारा उत्पन्न गैसों, उदाहरण के लिए निकासी गैसों और कणों, वायु प्रदूषण में योगदान। कृषि प्रथाओं, कीटनाशकों, उर्वरकों और पशु अपशिष्ट से प्रतिक्षेप की कार्यवाहियों से जल और मृदा प्रदूषण, साथ ही कृषि स्रोतों द्वारा जल प्रदूषण। कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जलीय विकासी, नगरीय स्वच्छता के प्रक्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्टों का प्रदूषण। यहाँ बता रहे हैं कॉजेज ऑफ पोल्यूशन कि किस तरह से प्रदूषण हम फैला रहे हैं। प्रदूषण के प्रभाव, स्वास्थ्य, वायु, जल और मृदा प्रदूषण से निकलने वाले गैसों, कणों और अन्य पदार्थों के लंबित होने का श्वसन प्रणाली, हृदय संवाहन तंत्र और प्रतिरोधी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण, जलवायु और मृदा प्रदूषण की पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन, वनस्पति और जैविक जीवन की हानि और जलवायु परिवर्तन के वेगवान श्रृंखला को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था, प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता में गिरावट, पर्यावरण संरक्षण की लागत और उपचार की लागत में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के उपाय, सामुदायिक चरण, लोगों को शिक्षित करना, संजाल और प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदना बढ़ाना। तकनीकी चरण, साफ संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। कानूनी चरण, प्रदूषण नियमों और नियमों की पालन करने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई का अनुपालन करना। विकास और अनुसंधान,
प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए और प्रभावी तरीकों को अनुसंधान और विकास करना। यह उपाय एक साथ लागू किए जा सकते हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और एक स्वस्थ, साफ और सुरक्षित पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। यह बताया गया है कि कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। मामला अध्ययन और उदाहरण, केस स्टडी एंड एग्जाम्पल्स। कोरल रीफ ब्लीचिंग। गर्म होते जल के कारण बड़े पैमाने पर विरंजन की घटनाएं दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा पैदा कर रही है, जिससे समुद्री जैव विविधता और तटीय संरक्षण पर असर पड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण। महासागरीय चक्रों जैसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में प्लास्टिक मलबे का संचय अंतर्ग्रहण और उलझाव के माध्यम से समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन। आजकल वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बन गई है और इसके सबसे बड़ा कारण है वाहनों का बढ़ता उत्सर्जन। इस समस्या को हल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ हवा नीतियों को कार्यान्वित करने, वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने और सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए उपाय लिए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदूषण नियंत्रण। औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें औद्योगिकी निर्वहन को नियंत्रित करना, वेस्ट वाटर का उपचार करना और प्रदूषित जल बॉडीज़ को पुनर्स्थापित करना शामिल है। यह सभी कदम जल प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषण मुक्त जल स्रोत की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण कार्यक्रम। कचरे की बढ़ती संख्या एक और बड़ी समस्या बन गई है। कचरे की उत्पत्ति को कम करने, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और भूमिगत निकासी को कम करने के पहल अब जरूरी हो गए हैं। इसमें स्वच्छता के लिए जिम्मेदारी, भूमिगत निकासी के लिए सहायक कार्यक्रम और कचरे के पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन जैसे कदम शामिल हैं। नवीन ऊर्जा परिवर्तन। आधुनिक युग में ऊर्जा का महत्व बढ़ गया है और इसे लेकर नवीन ऊर्जा स्रोतों की खोज की जा रही है। भस्म ईंधन जैसे ऊर्जा स्रोतों से विचलित होकर सोलर ऊर्जा, हवा ऊर्जा, जल विद्युत जैसे नवीन ऊर्जा स्रोतों का और अधिक उपयोग किया जा रहा है। यह उपाय जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है और अधिक साइंटिफिक रिसर्च और कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष। मुख्य बिंदुओं की सारांश। प्रमुख अवधारणाओं की पुनर्लोकन, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के उपायों के महत्व को जोर देना, पर्यावरणीय जागरूकता का महत्व, जिम्मेदार औद्योगिक और स्थानीय नागरिकता को बढ़ावा देने में पर्यावरणीय जागरूकता की ओर महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट करना, कार्यवाही का आह्वान, व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों और व्यवसायों को प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाने की प्रोत्साहन। संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियाँ। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA, जैव विविधता के संरक्षण, महत्वपूर्ण आवासों की सुरक्षा और टिकाऊ मत्स्य प्रबंधन का समर्थन करने के लिए MPA की स्थापना और विस्तार करना, सतत मत्स्य प्रबंधन, मछली स्टॉक की वसूली और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोटा, मौसमी बंदियां और पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण को लागू करना, प्रदूषण की रोकथाम, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना और समुद्री प्रदूषण को कम करने और जल की गुणवत्ता को संरक्षित करने के लिए नियमों को लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय समझौता और पहल। प्रदूषण के नियंत्रण और नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते और पहल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक साझेदारी और सहयोग आवश्यक है। यहाँ कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते और पहल हैं जो प्रदूषण के नियंत्रण और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहला है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस समझौता 2015 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा अधिसूचित हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की उत्पत्ति कम करना है।
यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ओजोन परत में प्रलोभन के खिलाफ संघर्ष के लिए सर्वसाधारण हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा और संरक्षण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रयास, WHO द्वारा खाद्य और पानी संबंधित मामलों, जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण, विषाणु और अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण में पहल मुहिमें किया जाता है। इन समझौतों और पहलों में माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर प्रदूषण के नियंत्रण में सक्षम हो सकता है और स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण की स्थिति बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे लोगों की स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके। इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और पहलों के माध्यम से विभिन्न देश एक साथ काम करके प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और उसका नियंत्रण करने के लिए संगठित हो रहे हैं। इन समझौतों और पहलों की समर्थन में हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सहयोग देना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और साफ पर्यावरण की दिशा में अग्रसर हो सकें। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सही नीतियां और कार्यक्रमों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और पहलों के अद्भुत शक्ति का सहयोग करते हुए हम सब मिलकर प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे पर्यावरण और प्रदूषण एक दूसरे से मिले हुए हैं और प्रदूषण की वजह से हमें क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। सरकार द्वारा समझौते और रणनीतियाँ हमने पढ़ा है। आगे के व्याख्यानों में हम पढ़ेंगे पर्यावरण विनियामक की आवश्यकालिक व्याख्यान। धन्यवाद।